Good morning, dear students. Today I am going to discuss with you ergot derivatives. तो ergot derivatives जो हैं स्पेशली ये जो एक्सटेंसिवली हम यूज करते हैं वो होता है दो तरह का, दैट इज़ अर्गोमेट्रिन एंड मिथर्जिन. ओके, अगर हम बात करते हैं केमिकल नेचर की तो केमिकल नेचर में जो अर्गोमेट्रिन है और जो मिथर्जिन है वो दोनों का केमिकल नेचर डिफरेंट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अर्गोमेट्रिन है ना, इट इज़ एन एल्कोलॉइड. ओके, इट इज़ एन एल्कोलॉइड एंड आइसोलेटेड बाय डुडले एंड मोअर in 1935 from ergot, a fungus Claviceps purpura commonly develops in rye and wheat etc. ओके, तो इसमें क्या है कि ये जो एल्कोलॉइड है इसको डुडले एंड मोअर ने इसको आइसोलेट किया था एर्गॉट से. तो वो एक क्या है, कौन सा एक फंगस है ना, तो उस फंगस से इन्होंने क्या हुआ, इसको डेरिवेट किया, वहाँ से ही इसको इन्होंने निकाला. तो ये क्या है, एक तरह से नेचुरल कंपाउंड है, नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल मेडिसिन है, जिसको हमने एक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमने उसको तैयार किया है. देन मिथर्जिन की बात करें, इट इज़ अ सिंथेटिक प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम द लिसर्जिक एसिड. ओके, it is a synthetic product, it is not natural. Okay, and it is also derived from the lysergic acid and synthetic also, and it is natural. Okay, now coming to the mechanism of action. mechanism of action की अगर हम बात करें तो अर्गोमेट्रिन मिथर्जिन it directly acts on the muscles, स्मूथ मसल्स है ना, डायरेक्टली एक्ट करता है ये. तो डायरेक्टली एक्ट करता है कैसे कि अगर हम बात कर, देखिए दो तरह से स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है, एक यूट्राइन स्मूथ मसल्स पे और दूसरी तरफ ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स पे, और वो भी यूट्राइन. ठीक है, दोनों यूट्राइन स्मूथ मसल्स पे एक्ट कर रहा है ना, जैसे मायोमेट्रियम पे एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे वैस्कुलर या स्मूथ मसल्स पे, ठीक है, ये एक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो यूट्राइन स्मूथ मसल्स है उसको कैसे ये रेगुलेट करता है, जब अर्गोमेट्रिन ब्लड में जाता है तो वहाँ पे ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है 5H3 रिसेप्टर्स को. ठीक है, 5H3 रिसेप्टर्स जो है इट ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू स्मूथ मसल्स. मतलब ये इसलिए होता है कि ये जो है इसका जो भी इसको करना है वो डायरेक्टली क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा 5H3 रिसेप्टर्स. और 5H3 रिसेप्टर्स जो है ये क्या करता है, डायरेक्टली मैसेज ट्रांसफर करता है कहाँ पे, स्मूथ मसल्स को. कैसे, थ्रू लाइगेंड गेटेड चैनल. अब लाइगेंड गेटेड चैनल से कैसे करता है, लाइगेंड गेटेड चैनल जो होता है कि आइनोट्रॉपिक चैनल होता है. ठीक है, ये आइनोट्रॉपिक चैनल होता है. वो आइनोट्रॉपिक चैनल क्या करता है ना, वो ओपन जब होता है तो इसकी वजह से ये स्टिमुलेट होता है जब एच रिसेप्टर लाइगेंड गेटेड चैनल ओपन होता है टू अलाउ आयंस, है ना, सच एज पोटेशियम, है ना, क्या क्या को अलाउ करता है, पोटेशियम, है ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड आयन. ठीक है, तो इन सबको क्या करता है, ये ओपन जब होता है तो अलाउ करता है इन लोगों को, क्या करता है कि मतलब एंट्री उसको, है ना, अलाउ करता है. तो अब यहाँ पे जब ये ओपन हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी. ठीक है, तो कैल्शियम की मात्रा जब बढ़ेगी तो कैल्शियम जब बढ़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक्टिन मायोसिन का आपने पढ़ा है ना, पिछली क्लास में जब मैं ऑक्सीटोसिन पढ़ा रही थी, तो वहाँ पे क्या होता है, वो दोनों साथ में आते हैं और कॉन्ट्रैक्शन करते हैं. ठीक है, तो स्मूथ मसल्स जो है अब यहाँ पे क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी. अब दूसरी जगह हम देखते हैं यूट्राइन ब्लड वेसल्स पे कैसे काम हो रहा है. यहाँ पे क्या होता है कि ये अर्गोमेट्रिन और मिथर्जिन क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं अल्फा-1 एड्रिनो रिसेप्टर्स. ठीक है, अल्फा-1 एड्रिनो रिसेप्टर्स ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये बीपी रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, थ्रू वेसो कंस्ट्रिक्शन एंड वेसो रिलैक्सेशन. तो यहाँ पे मेन चीज़ होती है, ये जब स्टिमुलेट करता है अल्फा-1 रिसेप्टर्स को, एड्रिनो रिसेप्टर्स को, तो ये क्या करता है, अल्फा-1 एड्रिनो रिसेप्टर्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स में. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, थ्रू
जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, ठीक है, ये क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। तो इसी के थ्रू ये एक्ट करेगा और आर्टीरियल वेसो कंस्ट्रिक्शन करा देगा, ठीक है। तो आर्टीरियल वेसो कंस्ट्रिक्शन जब करा देगा तो यहाँ पे वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, आर्टीरियल वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, और यहाँ पे स्मूथ मसल जो है, यूट्राइन स्मूथ मसल भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, एक तो कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में भी हो रहा है और साथ के साथ आर्टीरियल वॉल में भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूट्राइन ब्लड फ्लो इम्पेंडेड, है ना, इम्पेंडेड। तो क्यों यहाँ पे अब यूट्राइन ब्लड फ्लो जो है बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा ही क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से मेनली इसको हम देते हैं ब्लीडिंग में, ठीक है, ब्लीडिंग में देते हैं, जिससे कि ये क्या करे, हीमोस्टैसिस, ठीक है, हीमोस्टैसिस कर सके। तो अगर यहाँ पे हम जब बात कर रहे थे कि अब तो इसका हमने ये देखा कि ये डायरेक्टली एक्ट कर रहा है ना मायोमेट्रियम पे, तो अगर ये डायरेक्टली एक्ट कर रहा है मायोमेट्रियम पे, स्मूथ मसल्स पे, है ना, तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं हो रही है, वन आफ्टर अदर इंक्रीज द इंटेंसिटी। मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि इंटेंसिटी ये इंक्रीज कर रहा है वन आफ्टर अनदर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सस्टेन्ड आर टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ अपर एंड लोअर सेगमेंट्स ऑफ यूट्रस विदाउट एनी रिलैक्सेशन इन बिटवीन। ये जो आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, सस्टेन टिटैनिक, इसकी वजह से हम इसको प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, या फिर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में भी नहीं दे सकते, या फिर सेकेंड स्टेज में जब तक एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसका टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी की डेथ हो सकती है, बेबी कंप्रेस हो सकता है, यूट्राइन ब्लड फ्लो की इनसफिशिएंसी हो सकती है, ये सारी चीज़ें होती ही हैं, है ना, इस वजह से हम नहीं देते हैं। तो ये हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स, सॉरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ओके। देन नेक्स्ट वन इज फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में ये है कि इसका एक्शन बहुत रैपिडली होता है ना, तो रैपिड एक्शन करता है। तो ऑनसेट कितना जल्दी, जैसे ही हमने दिया तो 15 मिनट ओरल, है ना, ओरल में इसको 15 मिनट लगता है, आईवी जब हम देते हैं तो 1 to 5 मिनट लगता है, ओके। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 3 to 4 आवर्स इसका इफेक्टिवनेस रहता है, 3 to 4 आवर्स जो है इसका जो है काम करता है ये बॉडी में, ठीक है, देने के बाद। मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, इन द लिवर, एक्सक्रीशन फ्रॉम द यूरिन, एंड हाफ लाइफ 0.5 to 2 आवर्स, है ना, हाफ लाइफ जो है इसकी कितनी है, 0.5 to 2 आवर्स। पीक कंसंट्रेशन कब होता है, 20 मिनट्स में, 20 मिनट्स में इसका पीक कंसंट्रेशन होता है। तो इफेक्टिवनेस की बात करते हैं अगर, तो मिथार्जिन जो है 96 सेकंड में, विद इन 96 सेकंड में अपना इफेक्टिवनेस दिखा देता है, और अर्गोमेट्रिन जो होता है वो 55 सेकंड्स में ही दिखा देता है, मीन्स विद इन 55 सेकंड्स में ही उसका इफेक्टिवनेस दिख जाता है, ठीक है। इट इज़ अ हाईली इफेक्टिव इन हीमोस्टैसिस, जैसा कि हमने आपको किसमें बताया था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, ओके। अब हम बात करते हैं रूट एंड डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, रूट एंड डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो अर्गोमेट्रिन एंड मिथार्जिन कैन बी यूज पेरेंटली, आईवी और आईएम, ओके, ओरली भी हम इसको यूज करते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द प्रिपरेशन अवेलेबल, है ना, प्रिपरेशन किस तरह का अवेलेबल है उसके हिसाब से हम देते हैं। ओरली का तो ओरल के लिए तो टैबलेट्स आते हैं, है ना, आईवी आईएम में भी हम देखते हैं कि प्रिपरेशन किस तरह का है, ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। एंड इट शुड ओनली बी यूज्ड लेट सेकेंड स्टेज, है ना, इट शुड ओनली बी यूज्ड लेट सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर आफ्टर डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर और फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, है ना, बेबी की डिलीवरी होने के बाद देते हैं, या फिर उसका एंटीरियर शोल्डर जब डिलीवर हो जाता है तो उसका पोस्टीरियर शोल्डर और ट्रंक ही रह जाता है कि डिलीवरी होने के लिए, तो बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत ही मतलब कम समय में कॉन्ट्रैक्शन आता है और तुरंत वो डिलीवरी हो जाती है। तो अब यहाँ पे क्या है कि बेबी बाहर आ जाता है, वो यूट्रस में नहीं है वो, ठीक है। तो अभी क्या है, तो अब इस कंडीशन में हम देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि सस्टेन और टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था, जिसकी वजह से यूट्राइन ब्लड फ्लो जो है वो भी इम्पेयर हो रहा था और पूरा होल यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि बेबी कंप्रेस हो सकता है यूट्राइन कैविटी में। तो अब हम देखते हैं प्रिपरेशन क्या क्या अवेलेबल है ना। तो प्रिपरेशन जो अवेलेबल है अर्गोमेट्रिन की,
है ना। अर्गोमेट्रिन की जो प्रिपरेशन अवेलेबल है वो है 0.25 से 0.5 मिलीग्राम में, ये एम्पुल्स में अवेलेबल है, ठीक है। अर्गोमेट्रिन का टैबलेट भी अवेलेबल है, लेकिन वो कितने से कितने ग्राम मिलीग्राम है, 0.5 to 1 मिलीग्राम, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट बढ़ गया हाफ, है ना, 0.25 था एम्पुल्स में जो था, अब यहाँ पे हम दे रहे हैं 0.5 to 1 मिलीग्राम। जस्ट आप इसका दुगना कर दीजिए, 25 से 5 हो गया, है ना, यहाँ पे 0.5 का 1 हो गया, ठीक है, 0.5 0.1। देन मिथार्जिन मिथाइल अर्गोनोवाइन के नाम से आता है, तो ये जो है 0.125 से 0.25, है ना, 250 मिलीग्राम एम्पुल्स में अवेलेबल है, ठीक है, और टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है 0.125 से 0.5 मिलीग्राम में, ठीक है। अब आते हैं सिंटोमेट्रिन। सिंटोमेट्रिन सैंडोज के नाम से आता है, 0.5 मिलीग्राम प्लस 5 यूनिट्स एम्पुल में आता है। ये सबको हम, जो एम्पुल में है ना, सबको हम आईवी, है ना, आईवी और आईएम दोनों दे सकते हैं, लेकिन अर्गोमेट्रिन प्लस सिंटोसिनॉन, ये जो है सिंटोमेट्रिन जो है, इसको हम 0.5 मिलीग्राम जो अर्गोमेट्रिन होता है, 5 यूनिट्स सिंटोसिनॉन होता है, ये भी एम्पुल आता है, लेकिन इसको हम आईवी नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ हम इसको आईएम दे सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि कुछ कंडीशंस हैं, उसमें हम कितना डोज कैसे हम देंगे, जैसे कि फॉर एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो फॉर एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर उसमें हम 0.2 मिलीग्राम एम्पुल आईएम देंगे, ठीक, 0.2 मिलीग्राम का जो एम्पुल है उसको हम आईएम देंगे। फॉर कंट्रोल ऑफ पीपीएच, अभी तो यहाँ पे पीपीएच हुआ नहीं था, लेकिन एक्टिवली हम मैनेज कर रहे थे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को, तो यहाँ पे 0.2 मिलीग्राम आईएम हमने दे दिया, है ना। देन डिलीवरी होने के बाद बेबी की, यहाँ पे फॉर कंट्रोल ऑफ पीपीएच 1 एम्पुल, जैसे रिस्क है ना, या फिर हो रहा है तो उस कंट्रोल करने के लिए 1 एम्पुल स्लोवली ओवर 60 सेकेंड्स, है ना, मतलब पीपीएच हो गया तो उसको एक एम्पुल हम स्लोवली 60 सेकेंड्स आईवी हम देंगे, मे बी रिपीटेड आफ्टर 2 आवर्स। अगर स्टॉप नहीं हुआ तो 2 घंटे बाद फिर से हम सेकेंड डोज रिपीट कर देंगे, ठीक है, 60 सेकेंड्स में इसको हम स्लोवली देंगे 1 मिनट तक। देन सब इन्वोल्यूशन एंड एक्सेसिव लोकिया अगर है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। सब इन्वोल्यूशन मतलब क्या है, इन्वोल्यूशन एक टर्म होता है, इन्वोल्यूशन वो टर्म है जिसमें कि क्या होता है कि पोस्टपार्टम पीरियड में जो यूट्रस है ना, जो यूट्रस है वो क्या करता है, श्रिंक होता रहता है हर दिन जो है 1 सेंटीमीटर क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी से ये नीचे पेल्विक कैविटी में आता है, ठीक है, पेल्विक कैविटी में ये आता है, ठीक है। तो धीरे धीरे मान लीजिए पहले यहाँ पे था यूट्रस, तो अब जो है दूसरे दिन आपको 1 सेंटीमीटर रिड्यूस मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, तीसरे दिन यहाँ पे मिलेगा। तो अगर ये चीज़, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेज पोस्टपार्टम पीरियड में ये अगर नहीं हो रहे हैं तो हम उसको कहते हैं सब इन्वोल्यूशन, ठीक है, सब इन्वोल्यूशन। तो अब ये सब इन्वोल्यूशन और एक्सेसिव लोकिया भी तभी होता है जब सब इन्वोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि 1 टैबलेट, इसका मतलब ये भी है कि जो हमारा स्मूथ मसल है यूट्रस का वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है सही से, है ना, कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो नीचे आएगा, तभी तो श्रिंक होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पा रहा है सही से, तो उसमें ये भी चांसेस होते हैं कि एक्सेसिव लोकिया हो, ठीक है, ब्लीडिंग भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो इस कंडीशन में 1 टैबलेट 0.125 मिलीग्राम TDS फॉर 3 डेज, 3 दिन तक हम देंगे ओरली, ठीक है। तो ये चीज़ हम करते हैं, ये 3 कंडीशन में, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज, कंट्रोल ऑफ पीपीएच एंड सब इन्वोल्यूशन एंड एक्सेसिव लोकिया। अब आते हैं इंडिकेशन। अगर हम बात करते हैं इंडिकेशन की, तो इंडिकेशन में है थेराप्यूटिक एंड प्रोफाइलैक्टिक, ठीक है। थेराप्यूटिक में क्या है, पहला है एटोनिक पीपीएच। एटोनिक पीपीएच मतलब कि यूट्राइन टोन जो है ना, यूट्राइन टोन जो है वो सफिशिएंट नहीं है, यूट्राइन टोन इम्पेयर्ड है। तो यूट्राइन टोन इम्पेयर्ड है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पा रहा है ब्लड वेसल्स का, जिसकी वजह से पीपीएच हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम एटोनिक पीपीएच है तो वहाँ पे हम जो है
अर्गोमेट्रिन मिथर्जिन दे सकते हैं, ठीक है। इनवाइटेबल एंड इनकम्प्लीट एबॉर्शन, इनवाइटेबल इनकम्प्लीट एबॉर्शन में क्या होता है कि इनवाइटेबल एबॉर्शन में वो होता है कि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो मिस कैरेज वाला फेज है वो स्टार्ट हो चुका होता है और वहाँ तक पहुँच जाता है कि वापस प्रेगनेंसी को हमें क्या करना, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना ये पॉसिबल नहीं होता है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो लेकिन इस कंडीशन में भी वही होता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। इनकम्प्लीट एबॉर्शन में भी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। इनकम्प्लीट एबॉर्शन में क्या होता है कि ये जो है हाफ मतलब कुछ पार्ट जो है यूट्राइन कैविटी में रह जाते हैं, कुछ पार्ट एबॉर्ट हो जाते हैं, मतलब यूट्राइन कैविटी से बाहर आ जाते हैं। तो रिमेनिंग जो कंसेप्टस होते हैं उनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ब्लीडिंग होती है, ठीक है, रिमेनिंग प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। तो ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कराते हैं। तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, है ना, एक्सपल्सन करने के बाद सारे वो उसमें हम इसमें जो है आप अर्गोमेट्रिन और मिथार्जिन दे सकते हैं। फॉलोइंग एक्सपल्सन ऑफ हाइडेटिफॉर्म मोल, यस एक्सपल्सन, फॉलोइंग एक्सपल्सन ऑफ हाइडेटिफॉर्म मोल। हाइडेटिफॉर्म मोल एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें जो है दो कंडीशन होती है, पार्शियल एंड कंप्लीट। तो इसमें कोई भी कंडीशन हो, दोनों में ब्लीडिंग होने के बहुत चांसेस होते हैं। चांसेस क्या, ब्लीडिंग इसमें होते ही होते हैं अगर जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है इसमें, जब जो है प्रोडक्ट का ऑफ कंसेप्शन जो है उसमें जब बाहर आने लगता है। तो जो पार्शियल होता है तो उसमें होता ही है, मतलब बेबी भी होता है, मास भी होता है ना। लेकिन जो कंप्लीट होता है उसमें सिर्फ मास होता है, कंगूर के गुच्छे जैसा होता है, वेसाइकल्स बन जाती हैं, है ना। एक तरह का प्लेसेंटल प्रोलिफरेशन का डिसऑर्डर होता है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है हाइडेटिफॉर्म मोल में। तो इसको जब हम एक्सपल्सन करते हैं, इसको एक्सपेल आउट करते हैं यूट्राइन कैविटीज, उसके बाद हम मिथार्जिन और अर्गोमेट्रिन दे सकते हैं। तो ड्यूरिंग एमटीपी टू असिस्ट इवैक्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, यस ऑफ कोर्स एमटीपी के दौरान भी इवैक्यूएशन जब हमने कर दिया प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन के, उसके बाद भी हम प्रिवेंट करने के लिए और थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट जो है हम दे सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में जाहिर सी बात है कि एमटीपी करें तो उसमें भी ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। सब इनोलेशन ऑफ द यूट्रस, आपको हमने बता दिया सब इनोलेशन ऑफ यूट्रस क्या होता है। इस कंडीशन में अब इनोल्यूशन सही से हो क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो लोकिया अगर नहीं तो ज़्यादा होने लगता है, मीन्स ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है, तो भी रिस्क है। तो इस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, 3 दिन तक TDS जो है डोज हम देते हैं 0.125 मिलीग्राम, है ना। देन प्रोफाइलैक्टिक डोज, प्रोफाइलैक्टिक अगर हम बात करें, प्रोफाइलैक्टिक में प्रिवेंट द PPH को प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं। इट वाज यूज्ड इन द पास्ट ईऑक्सीटोसिन, नाउ यूज फॉर दिस इंडिकेशन। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस कि जो PPH को प्रिवेंट करने के लिए पहले हम जो है अर्गोमेट्रिन और मिथार्जिन देते थे, लेकिन अब जो है हम ऑक्सीटोसिन देते हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन इज वेरी सेफ एज कंपेयर टू अर्गोमेट्रिन एंड मिथार्जिन, ठीक है। तो हम ऑक्सीटोसिन हम देते हैं, है ना, 10 यूनिट्स हम देते हैं जब एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो जाती है इसकी जगह पे। तो प्रिवेंशन के लिए हम ऑक्सीटोसिन देते हैं। थेराप्यूटिक हम डोज दे देंगे, लेकिन प्रिवेंशन के लिए अब हम ऑक्सीटोसिन ही यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन की, ठीक है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में सबसे पहले हार्ट डिजीजेज है। अब हार्ट ऑलरेडी अफेक्टेड है, तो उसमें हम यहाँ ये क्या कर रहा है, वेसो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है। वेसो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है तो ये हर जगह की वेसो कंस्ट्रिक्शन करा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसको दे रहे हैं, अगर हार्ट अगर नॉर्मल है तो ये उतना असर नहीं करेगा, ठीक है। स्मूथ मसल्स में भी वेसो कंस्ट्रिक्शन करा रहा है, तो स्मूथ मसल्स में यूट्राइन मसल्स पे स्पेशली एक्ट कर रहा है, ठीक है। मेन एक्शन उसका यूट्राइन की जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे कर रहा है ना, यूट्राइन की जो ब्लड वेसल्स हैं उस पर कर रहा है। लेकिन ऑलरेडी हार्ट अफेक्टेड है, तो अब ये कहीं पे भी कुछ भी आप ये वेसल्स में अल्ट्रेशन होगा तो हार्ट डिजीज जो हैं वो अफेक्ट होंगी। किसी भी तरह का हार्ट डिजीज, चाहे वो हार्ट डिजीज में लाइक कोई भी पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज ही ले लीजिए, है ना। तो वहाँ पे क्या है कि उस कंडीशन में हार्ट डिजीज जो है क्या होंगी, वो अफेक्ट कर जाएंगी। अगर हम अर्गोमेट्रिन मिथार्जिन दे रहे हैं तो हम हार्ट डिजीज का कोई भी पेशेंट है, कोई भी मदर अगर किसी भी तरह का हार्ट डिजीज है उसको, तो उसमें हम इसको नहीं दे सकते। Severe preeclampsia, eclampsia and hypertension. Yes, of course you know that preeclampsia, eclampsia में hypertension already होता है। hypertension में तो hypertension होता है मीन्स वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है।
तो यहाँ पे हम फिर उसको क्या करेंगे, अर्गोमेट्री मिथर्जिन देके हम फिर से उसका सिम्टम्स को नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, एक्सेजरेट कर जाएगा सिम्टम्स प्रेक्लैम्सिया, एक्लैम्सिया का और हाइपरटेंशन का, क्योंकि वेसोकंस्ट्रिक्शन करा रहा है। आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट ट्विन, है ना, पहला ट्विन की डिलीवरी हो गई, अब सेकेंड ट्विन की डिलीवरी होनी है, ठीक है। तो पहले ट्विन की जब डिलीवरी हो गई, सेकेंड ट्विन की भी होनी है, तो अभी क्या है कि इसके लिए हमें टाइम है। अभी हमें अगर हमने दे दिया एर्गोट डेरिवेटिव्स तो क्या होगा, सेकेंड ट्विन की डिलीवरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पूरा यूट्रस को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। पूरे यूट्रस को अगर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो बेबी उसमें सेकेंड ट्विन उसी में कंप्रेस होकर उसकी डेथ हो सकती है। देन मैटरनल वैस्कुलर डिजीज लाइक रेनॉल्ड्स डिजीज एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। हाँ, रेनॉल्ड्स डिजीज में भी पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेज है ना, ऑटोइम्यून डिजीजेज है, तो इसमें भी और इसमें भी वेसोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से उसमें साइनोसिस होने लगती है और भी चीज़ें होती हैं। तो रेनॉल्ड्स डिजीज जो है इसमें भी वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस ऑलरेडी क्या होती है कि नैरो हो जाती है ना, ऑलरेडी इसमें प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है, ऑलरेडी वेसल्स नैरो हो गई, तो ये नैरो है, वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो और नैरो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स, ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो जो है, ब्लड फ्लो वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, है ना, ब्लड फ्लो इम्पेयर्ड हो जाएगा। ब्लड फ्लो इम्पेयर्ड हो गया, इसमें भी दोनों में इम्पेयर्ड हो गया, तो अब आप सोचिए उसमें क्या होगा, वैस्कुलर डिजीज की जो सिम्टम्स है वो और बढ़ जाएंगे, एक्सेजरेट कर जाएंगे। RH नेगेटिव मदर दे जाए, यस, RH नेगेटिव मदर में हम इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड है ना, हमें प्रिवेंट करना है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है तो क्या होता है, सेंसिटाइजेशन हो जाता है। सेंसिटाइजेशन ड्यूरिंग लेबर होने के ही चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो है फीटोमेटर्नल हेमरेज, जब क्योंकि ये वेसोकंस्ट्रिक्शन करा रहा है तो फीटोमेटर्नल हेमरेज होने के इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और उस कंडीशन में हम मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा और सेंसिटाइजेशन हो जाएगा, तो वो चीज़ें हम नहीं दे सकते इसमें, क्योंकि इसमें रिस्क हमें नहीं लेना है, क्योंकि ये सेंसिटाइजेशन हो जाएगा RH नेगेटिव मदर में, है ना, बेबी अगर RH पॉजिटिव है तो। प्रेगनेंसी में हम नहीं देंगे, ये आपको पता ही है क्यों नहीं देंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर दे दिए तो बेबी क्या होगा, बेबी उसी में कंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि टिटैनिक सस्टेन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में भी सेम वही रीज़न है, इसीलिए नहीं देंगे। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में बिफोर क्राउनिंग ऑफ हेड हमें नहीं देनी है, ठीक है, क्राउनिंग ऑफ हेड नहीं, बिफोर हमें एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी होने के पहले तक हमें नहीं देनी है, ठीक है। यस, यू कैन से क्राउनिंग ऑफ हेड, क्योंकि क्राउनिंग ऑफ हेड होने के बाद जो है डिलीवरी बहुत ही इजी हो जाती है, क्योंकि अब बेबी का हेड बाहर आने वाला है, तो हेड बाहर आ जाता है, उसके बाद एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी होती है, ठीक है। तो इट इज़ अ साइन ऑफ कि अब जो है डिलीवरी हमारी, मतलब बच्चा बाहर आ गया है, कि बच्चा अंदर की तरफ नहीं जाएगा, बाहर आ रहा है, मतलब उसका क्राउनिंग ऑफ हेड मीन्स कि अब वो बाहर आ रहा है, जस्ट अब 1 से 2 कॉन्ट्रैक्शन में बेबी का हेड आउट हो जाएगा, फिर एंटीरियर शोल्डर आउट हो जाएगा। देन आते हैं हम साइड इफेक्ट्स पे। इस साइड इफेक्ट्स क्या क्या करता है ना। साइड इफेक्ट में फर्स्ट वन, एक्सेसिव नोजिया एंड वोमिटिंग स्पेशली विद द इंट्रावेनस यूज। इंट्रावेनस यूज जब हम करते हैं इसमें मेन जो इसके साइड इफेक्ट्स हो नोजिया एंड वोमिटिंग है, बहुत ज़्यादा ही नोजिया वोमिटिंग मदर को फील होती है। देन जनरल सिम्टम्स की बात करें, लाइक हेडेक कराता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन करा रहा है, अल्टर कर सकता है परफ्यूजन, कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें, एंड डिप्रेशन भी हो सकता है। ये जनरल सिम्टम्स के साइड इफेक्ट है। और ग्लास कंट्रैक्शन में ये इसमें क्या होता है कि लाइक ये अपर पोल है, ये लोअर पोल है, ठीक है। तो जो आर ग्लास होता है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बीच में थोड़ा सा क्या होता है, आर ग्लास में बीच में दबा होता है, तो अब ये आर ग्लास के लाइक कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब कि बीच में जो नेक है ना उस पर बहुत ही इस तरह से जो है क्या होगा, बहुत ही टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसकी वजह से कि बेबी का हेड जो है यहाँ पे है इस तरह से, तो अब यहाँ पे बेबी के नेक पे पूरा प्रेशर पड़ेगा और बेबी का डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो आर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस हो जाता है, जिसमें जो है इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है यूट्रस का, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। देन हाइपरटेंशन एंड मायोकार्डियल इस्चीमिया, ऑलरेडी इस्चीमिया हो रहा है ना। हाइपरटेंशन भी एक कॉज करा रहा है क्योंकि वेसोकंस्ट्रिक्शन करा है, मायोकार्डियल इस्चीमिया इसलिए करा रहा है क्योंकि वेसोकंस्ट्रिक्शन करा रहा है, जाहिर सी बात है, तो इस्चीमिया होना ही होना है।
पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज ड्यू टू वेसोस्पाज्म, है ना। तो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज भी कॉज कर सकता है साइड इफेक्ट के रूप में, क्योंकि वेसोस्पाज्म हो रहा है तो उसमें वेसोस्पाज्म के सिम्टम्स दिखेंगे, उसको साइनोसिस वगैरह होने के सिम्टम्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी क्या है, पहले तो हम असेस करेंगे, क्या असेस करेंगे, ब्लड प्रेशर, क्योंकि वाइटल्स लेना बहुत ज़रूरी है और ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है, क्योंकि वेसो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, हाइपरटेंशन कॉज करा रहा है। पल्स देखेंगे, रिस्पिरेशन देखेंगे, वॉच फॉर इफेक्टिव ब्लीडिंग एंड इट्स साइन, है ना। इफ जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है उसको हम देखेंगे, एक्सेसिव ब्लीडिंग और उसके साइन अगर हो रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। एडमिनिस्टर करेंगे ओरली आर डीप इंट्रामस्कुलर आफ्टर हैविंग इमरजेंसी ट्रॉली रेडली अवेलेबल। ओरली हम करेंगे, डीप इंट्रामस्कुलर भी हम करेंगे, है ना। प्रिपरेशन आईवी भी अवेलेबल होता है, तो आईवी हम जल्दी नहीं दे रहे थे, आईएम हम देंगे। आफ्टर हैविंग इमरजेंसी ट्रॉली हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी जो है इमरजेंसी कंडीशन आ सकती है। देन इवेलुएट की बात करें तो हम इवेलुएट क्या करेंगे, थेराप्यूटिक इफेक्ट विच इज डिक्रीज ब्लड लॉस, यस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्या इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्यों हम देते हैं, ब्लड लॉस जो है वो ना हो, ठीक है। तो डिक्रीज ब्लड लॉस ये इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इवेलुएट करेंगे। टीच क्लाइंट फैमिली, क्या हमें टीच करना, टू रिपोर्ट इफ एनी इंक्रीज्ड ब्लड लॉस, किसी तरह का ब्लड लॉस अगर आपको हो रहा है तो उसको हमें बताना है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहे हैं तो उसके बारे में बताना है, हेडेक हो रहा है तो उसके बारे में बताना है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट है। स्वेटिंग हो रही है तो भी बताना, नोजिया वोमिटिंग है क्योंकि ये इसका बहुत ही ज़्यादा है साइड इफ़ेक्ट, एंड डिस्निया हो रहा है तो आपको हमें बताना है, ठीक है, इन्फॉर्म करना है, जिससे कि हम फर्दर मैनेजमेंट कर सकें। दिस ऑल अबाउट द ergot derivatives. Thank you dear students.